ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है कि हम लोग समय समय पर कुछ रंग विद्वानों को यहाँ पर बुलाते हैं और उनकी हुनर का, उनकी सीखी हुई कला का फायदा हम यहाँ पर जो नई कोपलें उग रही होती हैं उनसे को करवाते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष हमने एक बहुत ही युवा निर्देशक को आमंत्रित किया था दिल्ली से, ईवान खान। ईवान खान अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध परंपरा का सच्चा हिस्सा है। ईवान खान के पिताजी हफीज खान साहब 1982 में एनएसडी के पास आउट हैं, रत्ना पाठक शाह, नसीरुद्दीन शाह वगैरह के बैच के। ये टाई यानी थिएटर इन एजुकेशन का एनएसडी ने एक बहुत बड़ा प्रकल्प चालू किया था। उसके संस्थापक सदस्य हैं हफीज खान साहब, और ये टाई आज भी चल रहा है और हफीज खान साहब उसके एक बहुत ही बुलंद पाए हैं। त्रिपुरा में, सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में जब एनएसडी की ब्रांचेस खुली तो हफीज खान साहब ने ही उसका पूरा मजमून तैयार किया और उन्हें वहां स्थापित करने में मदद की। तो ये बालक जब ईवान पैदा हुआ तो एक तरह से ये एनएसडी के आंगन में खेला कूदा है। इसको संस्कारों में, घुट्टी में रंगमंच मिला। उसके बाद रंगमंच की औपचारिक शिक्षा इसने बड़ौदा के महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी से परफॉर्मिंग आर्ट में स्नातक के रूप में इसने अपने अभिनय की अकादमिक शुरुआत की थी और निर्देशन और अभिनय में से 2 स्वर्ण पदक मिले थे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद से मास्टर इन थिएटर किया। इसमें भी जो डिजाइनिंग है उसमें इसने स्पेशलाइजेशन किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसे हम लोग एनएसडी या रानावी कहते हैं, उसके संस्कार रंगटोली, समर वर्कशॉप 2013, संडे क्लब पार्ट 1-2 2014, 2015 में इसने भाग लिया। रानावी के थिएटर एप्रिसिएशन कोर्स में और 16 दिवसीय नाट्य कार्यशाला और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं में इसने भाग लिया। 27 की उम्र में इतने अनुभवों ने इसे बहुत सांद्र और ठोस बनाया है। हमें 20-22 दिन इस बालक के साथ रहने का सौभाग्य मिला। इसके अंदर बहुत ही गंभीरता है और कला के प्रति समर्पण है, बहुत ही नेक है। थिएटर में ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारी जो सामाजिक रूप से हम जिनको बोलते हैं लत या आदतें, वो पर्दे के पीछे बड़ी जस्टिफाइड सी नजर आती हैं और उसको बहुत तरह से स्वीकृत करने की कोशिश की जाती है, मगर ये बालक हर तरह की इन विकृतियों से, इन लतों से दूर है। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमने हमारे बच्चों को एक बहुत ही अच्छे, प्रतिभावान, चरित्रवान बच्चे के हाथों में सौंपा। अब उन बच्चों के बारे में बात करते हैं हम, जिन्हें हमने ये रंग प्रशिक्षण देने के लिए चुना। तो हमेशा की तरह अरुण पांडे जी का कहना था कि जो बाल रंग शिविर होते हैं वो नई पौध, नई जमीन तैयार करते हैं। नए सीखे, जो पुराने सीखे हुए लोग रहते हैं उनमें कभी कभी कुछ विकृतियां आ जाती हैं और कुछ लोगों को रंगमंच और कुछ लोग रंगमंच को, तो कुछ लोगों को रंगमंच खारिज करता है। ये सबके लिए नहीं होता, ये बिल्कुल तय बात है। समर्पण बहुत आवश्यक होता है। तो हमें हमेशा कॉम्बिंग ऑपरेशन, जिसे कहते कंघी करके चुनना और छांटना, ये करते रहना पड़ता है। अब एक शुभ घटना यह हो गई है कि शहर में अनगिनत वर्कशॉप्स लगती हैं, बच्चे बढ़ते हैं, तरह तरह की चीजें हैं, माता पिताओं का दबाव है। ऐसे में ये जो विशुद्ध, पारंपरिक और शास्त्रीय हमारे रंग शिविर होते हैं, कभी कभी वहां पर बच्चों का टूटा हो जाता है। महंगी फीस के दामी बिल्डिंगों में लगने वाले जो डिजाइनर या मार्केट ओरिएंटेड वर्कशॉप है उसकी तरफ बच्चे चले जाते हैं। मगर 1 हो 1000 हो, हम हमारे हौसले के साथ जुटे रहते हैं। हमें फिर एक खूबसूरत बच्चों की टीम यहाँ पर मिली। ईवान के साथ उन्होंने काम किया और जो कुछ भी उन्होंने किया वो आपके सामने यहाँ पर आने वाला है। ईवान
टाई या थिएटर इन एजुकेशन को लेके स्वयं भी अगली पीढ़ी के रूप में बहुत ही आशान्वित हैं, और वो ये मानते हैं कि इतना जो विसंगतियां समाज में चल रही हैं, विकृतियां चल रही हैं, विकास अपने साथ विनाश छुपे तौर पे बहुत सारा लेकर आता है। चाकू से टमाटर भी कट सकता है और आदमी का गला भी कट सकता है। केवल टूल नहीं बल्कि उसकी चेतना, उसकी समझ भी देना आवश्यक होती है। तो जो नव तकनीक है उसने बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी किया हुआ है। उनके ऊपर विभ्रम भी बहुत बढ़ रहे हैं, वो तनाव भी बहुत बढ़ रहे हैं, अवसाद भी बहुत बढ़ रहे हैं, नैतिकता का पतन भी हो रहा है। ये सब चीजें हम रोज बरोज देखते रहते हैं। ये कुछ रूटीन में गाने की बात नहीं है, लगभग हर घर परेशान है स्क्रीन टाइम को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर। ऐसे में इवान जैसे युवा ये सोचते हैं कि थिएटर इन एजुकेशन, यदि हम पाठ्यक्रम में रंगमंच को शामिल करते हैं तो उसका एंसाम्बल, मतलब एक नाटक को करने के लिए 10 लोगों को काम करना पड़ता है। वो लोगों को एकता भी सिखाता है, समन्वय भी सिखाता है, साथ चलना भी सिखाता है, और दुनिया को बहुत खूबसूरत दुनिया बनाता है। तो हम इस शिविर में हफीज खान साहब का लिखा हुआ एक नाटक है जिसे वो खासकर इन शिविर में बच्चों के साथ तैयार करते रहे हैं। उसे सत्यनारायण सारू की कहानी पर यह आधारित है, और बड़े खूबसूरत तरीके से और नाटकी, ताकि क्लासिकी के जो डिफरेंट स्कूल्स हैं उनमें से एक के साथ इन्हें ईवान ने यहां पर तैयार किया है। अभी जबकि हम इस नाटक को देखने जा रहे हैं, उसके पहले हम 2 या 3 नामों को यहां पर बुलाना चाहेंगे जिनके बच्चों ने, जिनके परिवार के शिशुओं ने, बच्चों ने, युवाओं ने इस रंग शिविर में अपनी भागीदारिता दिखाई है, और उनके क्या अनुभव रहे हैं, और क्या ये जो टाई की जिस थ्योरी की हम लोग बात कर रहे हैं वो वास्तव में फलीभूत हुई है या ये केवल कोरी बातें हैं। मैं आदरणीय सोनम शर्मा जी से अपील करूंगा कि वो यहां आए। उनका बेटा है आयुष्मान शर्मा, जो यहां पर 2 या 3 भूमिकाओं में दिख रहा है। सोनम जी पीछे से निकल के ऐसे आ जाइएगा। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा कविता पांडे जी को, जिनकी बिटिया आर्या, ये हालांकि एक बहुत ही सांस्कृतिक संपन्न परिवार से आती हैं, मगर एक माँ होती है। उसने अपनी बिटिया को नृत्य की कलाओं में पारंगत तो देखा था, मगर यहां पर उन्होंने उस बिटिया को थिएटर में 22 दिन में परिवर्तित होते हुए देखा है। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा एक और ही संवेदनशील अभिभावक को, चंदन शालवार जी को। तो सबसे पहले सोनम शर्मा जी से संक्षिप्त में हम सुनते हैं कि वो जो आयुष्मान है, उस बालक को मुझे भी पढ़ाने का अवसर मिला है और उसका बहुत ज्यादा झुकाव इसकी तरफ था। मैंने बुलाया, सोनम जी ने भेजा। क्या उनका अनुभव है, सोनम जी? थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, सभी बच्चों को शुभकामनाएं। और आयुष में जो चेंजेस मुझे दिखे हैं यहाँ पर आने के बाद, वो ये कि मेरा आयुष ना छोटा मतलब बच्चा है, वैसे सभी के छोटे होते, मतलब वो घर में सबसे छोटा है, तो वो थोड़ा सा चंचल और वैसा है स्वभाव का। पर यहाँ पे आने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को ये मिले हैं कि वो ना मतलब बहुत मैच्योर हो गया है, और बहुत मतलब मतलब लाइफ के लिए अपने बहुत सुलझा हुआ है। और शब्दों को मैं यही बोलूँगी कि हाँ, अभिनय उसका मतलब बचपन से पैशन था, उसको बहुत था कि मैं इसी चीज़ में अपना फील्ड में अपना नाम कमाऊं। तो एज अ पेरेंट मैंने ये सोचा कि जो बच्चे आज चाहते हैं हमें वो करना चाहिए, ना कि हमें अपने विचार उनके ऊपर करके उनको प्रेशर करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज मैं फर्स्ट टाइम अपने बेटे को स्टेज पे देखूँगी तो थोड़ा सा वो तो नर्वस होगा ही, मैं उससे ज़्यादा नर्वस हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। सोनम जी का ये जो छोटा सा बच्चा आयुष्मान है, ये मात्र 6 फुट का है, और उसके जो अदाएं और हरकतें थी तो मैं उससे कहते थे तुम बड़े नहीं बहुत बड़े वाले हो। अब इसके बाद हम जज नहीं करेंगे क्या हुआ,
परिवर्तन, ये हम नाटक के बाद बात करेंगे। आइए कविता जी। कविता जी हमारे शहर, प्रदेश, देश के प्रख्यात नृत्य गुरु इंद्र पांडे जी की मालकिन है, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये कलात्मक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। तो कविता जी, आर्या के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आप सभी का को पास कर लीजिए। धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को देखने का, उनकी प्रतिभा को देखने का, उन्हें निखारने का ये बहुत प्यारा अवसर है। मुझे मेरी बच्ची में एक कलाकार है, वो एक बहुत अच्छी डांसर है, उसके साथ साथ बहुत प्यारी बच्ची है। मैंने उसे कई बार स्टेज पर डांस करते देखा है, मगर आज एक अभिनय के साथ में मुझे इस स्टेज पर देख लूँगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये खुशी हो रही है कि मुझे रंगमंडल परिवार की ओर से, मेरे अपने परिवार ने मेरी बेटी को और भी अच्छे तरीके से निखारा है। एक ऐसे गुरु का साथ मिला है जो हमेशा सदैव याद रहेगा। धन्यवाद दादा। चंदन शालवार जी। धन्यवाद कविता भाभी। हम लोगों के ये शिविर देशकाल परिस्थितियों की बहुत सारे बंधनों को मानते नहीं है। 12 महीने 30 दिन हम लोग नाटक करते हैं, नाटक बिछाते हैं, नाटक ओढ़ते हैं, और नाटक ही सांस है हमारी, नाटक ही जीवन है हमारा। तो ये तो सतत चलने वाला अभियान है। चंदन जी। अंकिता के में उठने बैठने, अंशिका शालवार का फादर हूँ मैं, और उसका जो चेंजेस आए हैं, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता स्टेज पर। बहुत सारे चेंज हैं उसमें जो मैं बयान नहीं कर सकता। और क्या बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने में। मैं सभी प्रोग्राम देखता हूँ यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। अंकिता की आप वर्कशॉप लीजिएगा, वो सिखाएगी, और अगली बार आप स्टेज पे बहुत अच्छे से बोलेंगे, वो आपको मॉड्यूलेशन, स्टेज पे कैसे खड़े होना, बात करना, सब बहुत अच्छे से सिखाएगी। जब बच्चे बड़े हों तो उनको गुरु मान लेना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन जी का बहुत बड़ा साथ है जो अपनी बिटिया को बहुत अच्छे से यहां प्रश्रय दे रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे, टाइम 7 का लिखा था, जैसा कि हमारी परंपरा है। मैं 7:30 बजाने का किसी तरह से इंतजार कर रहा था, इसलिए खुलूस और मोहब्बत की बातें हो रही थी। हम सब यहां पर हैं इस नाट्य प्रस्तुति को देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं सत्यनारायण सारू की कहानी पर आधारित हफीज खान साहब का नाट्य रूपांतरण, परिकल्पना एवं निर्देशन ईवान खान। आपके सामने प्रस्तुत है नाटक एक कुत्ते की मौत।
ऐसा मंच जमाया, भाभी जी ने आकर हमको ऐसा नाच नचाया, सारे बच्चों ने भी मिलकर ऐसा रंग जमाया, ग्वारी घाट से लेकर हमको भेड़ा घाट घुमाया। भैया चाल बदल के, भैया जरा संभल के, 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 भैया चाल बदल के, भैया जरा संभल के। अरे तैयार है तैयार। जी जी जी, देख तो ये बीच सड़क पे कोई हरामी ट्रक वाला कुत्ता कुचल के चला गया। अरे एक तो ये हरामी दारू पीकर नशे में ट्रक चलाते हैं। ये नशे में अंधों को कुछ दिखाई नहीं देता क्या? हमारे सर मुसीबत, कुत्ता फेंको। हम क्यों फेंकेंगे? ठेकेदारी ले रखी है क्या? तो ये मुझे दुकानदार भी तो कंजूस है। देख बसंती, मैं तो 1000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी। हाँ तो फिर मैं भी 2000 से 1 पैसा कम ना लूंगी। हाँ। अरे यार सोनू की माँ अंधी है, दिखाई नहीं देता, ये कचरा फेंक रही है। अरे ओ, जरा जबान संभाल कर, सवेरे सवेरे मुंह ना लग मेरे। लो देखो, एक तो कचरा फेंक दिया, ऊपर से चल रही है। तो क्या कर लेगी? फेंकूंगी कचरा तो अरे मैं तुझे बताऊं, तुझे क्या पूरे मोहल्ले को बताऊंगी। क्या बताएगी? ये शर्मा जी को धोखा देकर चट्टा से मिलने जाती है। अरे क्या खूब यार है। सवेरे सवेरे स्वान हत्या। अरे अब शगुन हो गया भाई। अरे देखो भैया, ऐसे कोई ट्रक वाला कुचल के चला गया। अरे ससुरे कुत्ते को जाई जगह मिली थी मरने को। अरे कहीं और जाके नहीं मर सकता था। लो साली नई मुश्किल तैयार। लाहौल विलकवत मेरी दुकान के सामने मरा है। 4 दुकान आगे मरता तो ठीक होता। अरे कक्कू, 4 दुकान क्यों बोला तूने? चौथी दुकान तो मेरी है, तुझे पता है ना? रुक मैं तुझे बताता हूँ। क्या कर अरे रहा है? बताता हूँ तुझे मैं। अरे ये अरे भैया आपस में झगड़ना बंद करो, बंद करो आपस में झगड़ना। ये धन्नो चल कुत्ता नाली में फेंक दे। तेरे बाप की ना करूं, 1000 रुपए लगेंगे। यहाँ 1000 किस बात के? ये तो तेरी ड्यूटी है ना, सफाई करना। तो सफाई करना है ना, कुत्ता फेंकना नहीं। चल बसंती, तू फेंक दे ये कुत्ता। मैं तो 2000 से 1 पैसा कम ना लूंगी। हाँ। अरे लो देखो, ये तो उसकी भी अम्मा निकली। नखरे तो देखो। अजी जनाब, इनके तो राज ही राज है। अरे हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही है दोनों। अरे इनका बस चले तो हमसे ही झाड़ू लगवा दे सड़क पर। हाँ तो तुम्हारे कौन से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमसे काम कराओ? आई बड़ी सरकार ने खूब सर चढ़ा रखा है दो को। बड़ी आई सरकार वाली। इतना है तो कुत्ता उठा के अपने घर में कर ले। घोर कलियो। अरे मुंह मत लगो इन दो गवारों के, इडियट्स। ओह इडियट्स, इतनी शरीफ शादी हो तो अपने घर में बैठो ना। ज्यादा बोल रही है। आई बड़ी बोलती बंद हो गई। चल। क्या? अब ऐसे क्या देख रही है? क्या देख रही है? अरे मैं तुझे बताऊं, साले हट। तू हट, चप्पल में मार दूंगी। क्या लगा रखा है ये? नेताजी राम राम। सुबह सुबह ये संसद। अरे नेताजी देखिए ना, हमारे मत से ये कोई ससुरा कुत्ता मार के चला गया। ना जाने किस जन्म का बदला लिया है। इसको भी यही मरना था, थोड़ा आगे मर जाता। अरे कक्कू, आगे की बात ना करियो है, बता दे रहा हूँ। अरे तू चुप रह।
अरे वैसे भी न जाने सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिया। इन दोनों को तो देखो कैसे तड़ी दिखा रही मुझे। अरे भैया तड़ी तो तड़ी देखो, 1000 मांगती है तो दूसरा 2000, घोर कलयुग। तो तुम्हारे कौन से हाथ जोड़ रहे, खुद ही फेंक दो ना। तो सरकार तनख्वाह काहे की देती है फिर? तो भाभी झाड़ू लगाने की देती है, कुत्ता फेंकने की नहीं। तो मुआ कुत्ता भी यहीं पड़ा है, उठा फेंको। ए भाभी कह देती हूँ हमसे नहीं लगना, वरना मैंने बोला ना तो तुझे पीछे लग जाएगी। हो गया, रोको बस। बसंती, मैं क्या कहता हूँ, झगड़ा खत्म कर और फेंक दे ये कुत्ता। नेताजी हाँ। इतने ही मायने हो तो खुद ही फेंक दो ना, कहो ना। धन्नो, फेंक दे। नेताजी, हमें इन दुकानदारों के वोट नहीं चाहिए। 1000 लगेंगे तो 1000 लगेंगे। चलो निकलो। नेताजी, मैं तो अपने हिस्से की 20 रुपए दे रहा हूँ ना इसको। अरे मैं क्या समझ पा रहा हूँ, ये काम ना सचमुच इनका नहीं है। हाँ। हाँ, आप लोग तो पहले ये बताएं, ये सड़क किसकी है? हमारी है। बस तुम्हारे बाप की है। ये सड़क तो सरकार की है। सरकार की? हाँ। और क्यों बे चमगादड़? तेरे पास बड़े पैसे आ रहे, 20 रुपए दे रहा हूँ। बड़ा 20 रुपए देगा, खड़े। हाँ। हाँ। मैं ये कह रहा था, ये सड़क है सरकार की, यानी नगर निगम की। नगर निगम की? हाँ। और वो कुत्ता महाशय बेचारे सरकारी सड़क पर दिवंगत हुए हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी नगर निगम को जाती है। नगर निगम को? हाँ। अतः हम सब वहां जाकर उनसे आग्रह करेंगे कि ये कुत्ता महाशय को आपसे हटवाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसे हम लेकर रहेंगे। लेकर रहेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबको आपस में भाईचारा, एकता बनाए रखनी है। किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं देना है। हर तरह से सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखनी है। और सबसे जरूरी बात, इस मुश्किल घड़ी में हमें सरकार के साथ खड़े रहना होगा। बोलो, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो नगर निगम की ओर। भाई साहब, ये कुत्ता फेंको कार्यालय कहाँ है?
अपनी समस्या बताएं। साहब, हमारे चौराहे में कल से एक कुत्ता मरा पड़ा है। जी साहब। दुर्गंध के मारे सांस लेना दूभर हो रहा है साहब। जी साहब। हमारे सारे कारोबार ठप हो गए। जी साहब। हमारा जीना मुश्किल हो गया है। जी साहब। साहब, उसे उठवा देंगे तो मेहरबानी होगी। जी साहब। हाँ तो मान्यवर महोदय, हम आपसे ये कह रहे थे कि ये सारे दुकानदार आपको टैक्स देते हैं और इनके दुकानों के ठीक सामने जहाँ एक नगर निगम का कार्य क्षेत्र है, वहाँ एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ है। सॉरी बोला ना जानू। जी साहब। हाँ, हम कह रहे थे वहाँ एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ है जिसके कारण दुर्गंध फैल रही है, वातावरण दूषित हो रहा है और इन सब बेचारों के स्वास्थ्य के साथ साथ कारोबार का भी नुकसान हो रहा है। हाँ, और चूंकि ये कुत्ता आपसे हटवाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हम आपसे दरखास्त करते हैं इसे जल्द से जल्द हटाएं और नागरिकों की ज्वलन समस्या का समाधान निकालें। धन्यवाद। अब देखिए भाई चालू राम जी, हमने आपकी सारी शिकायतें सुन ली हैं। हम जल्द से जल्द संबंधित कार्यालय को सूचित कर देंगे, वो कुत्ता वहां से अवश्य उठा लिया जाएगा। जी शुक्रिया। धन्यवाद। अरे हो गया, थैंक यू थैंक यू। अब तो बन गया हमारा काम। बन गया अब तो बन गया भैया। राम राम भैया। नाटक देखो। देखो मगर प्यार से। बन जाएगा। अरे ओ धन्नो। हाँ धन्नो। कुत्ता हट गया क्या? अरे धन्नो, कुत्ता हटाना इतना आसान है। क्यों? चेयरमैन का ऑर्डर तो हो चुका था। चेयरमैन के बाप का राज है। आखिर कानून कायदा भी तो कोई चीज है। लॉ एंड ऑर्डर। अब ये कुत्ता हटाने में लॉ में ऑर्डर कहाँ से घुस गया? अरे भैया, इस देश का शासन उन बाबुओं के हाथ में है, वो कहीं से भी लाकर फिट कर दे। अरे हुआ क्या ये तो बता। देखो भाई, नगर निगम के कानून के अनुसार वो लोग केवल आवारा कुत्ता उठाने के जिम्मेदार हैं। अच्छा, हाँ। तो ये कुत्ता सरकारी था? सरकारी नहीं, दरबारी। देख, उसके गले में पट्टा है और ये बेचारा दरबारी है, मतलब किसी अमीर की पर्सनल प्रॉपर्टी। तो में से हटाएगा कौन? इसका असली वारिस। और तब तक ये दुकानदार भुगतेंगे? अरे नहीं नहीं, वो तो खुद ही अधिकारों की लड़ाई में लगे हैं। देख देख, उनकी लड़ाई चल रही है। चल 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 चल, चल। ये कलेक्टर ऑफिस है, आपका घर नहीं। साहब 3 दिन हो गए ये कुत्ता वहीं का वहीं है। जी साहब। हमारे सारे धंधे ठप पड़े। जी साहब। साहब कुछ कीजिए। हम पर रहम करो और कुत्ता हटवा दो सरकार। जी साहब। बदबू के मारे पूरा मोहल्ला
खराब हो चुका है। जी साहब। पूरा वातावरण दूषित हो गया है। जी साहब। भाई ये काम नगर निगम का है, आपको उनसे बात करनी थी। साहब हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई थी। साहब वो लोग केवल आवारा कुत्ते के जिम्मेदार हैं। जी साहब। वो लोग कह रहे थे ये कुत्ता पालतू है, इसलिए इसके मालिक को नोटिस दिया जाएगा। अरे अब इसमें हम क्या करें? जी साहब। हमसे मालिक का पता पूछ रहे थे, हम क्या जाने साहब। जी साहब। साहब हमने तो उस कुत्ते को आज तक अपने मोहल्ले में देखा भी नहीं है। जी साहब। बुजुर्ग कहीं और से आया था हमारे यहाँ मरने। जी साहब। साहब कुछ कीजिए, रहम कीजिए हुजूर। अच्छा ठीक है, आप लोग अपनी समस्याएं लिखित रूप में दीजिए, हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। अरे सारे बोलो जय जयकार, सब खड़ा हुआ है, सब खड़ा हुआ है, सारे कर लो जितनी पुकार, सारे मिलकर हाथ चलेंगे अब तो जनता ही के पास। सत्याग्रह हमारा भैया, सत्याग्रह हमारा भैया, जीत का सबसे बड़ा हथियार, आंदोलन और अखबारों से मनवाएंगे अपनी बात, हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हम तो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो कर ले सरकार, चाहे जो कर ले सरकार, चाहे जो कर ले सरकार। भाइयों बहनों, नाथुराम है शेर, अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए, पब्लिक मीटिंग चालू होने वाली है। तो भाइयों, कुत्ता हटवाने की समस्या को लेकर आज हमारी हड़ताल का 8वां दिन है। इससे पहले हमने नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को बार-बार ज्ञापन प्रस्तुत किया है, लेकिन उनके कानों में चू तक नहीं रहेंगी। तो मैं सबकी प्यारी दिल लजीज और मेरी भी दिल लजीज पिंकी जी को कहूंगा यहाँ पर आए और 2 शब्द कहें। पिंकी जी जिंदाबाद! पिंकी जी जिंदाबाद! प्रिय मजदूर साथियों, व्यापारी भाइयों और कुत्ता पीड़ित निवासियों, आज यहाँ मरा हुआ कुत्ता हटाने के लिए सारा मजदूर वर्ग, विद्यार्थी वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ उपस्थित है। हमसे कहा गया कि चंदा करके भी ये कुत्ता हटाया जा सकता था। इस सवाल के मुंहतोड़ जवाब में मैं कहना चाहूंगी कि हम सरकार चुनते क्यों हैं? अफसरों को सिर पे बैठा के क्यों रखते हैं? छर्रे उड़ाने के लिए? नहीं, मरा हुआ कुत्ता उठाने के लिए। मैं तो कहती हूँ अब से हम उसी सरकार को चुने जो हमें लिखित रूप में मरा हुआ कुत्ता उठाने की गारंटी दे। पिंकी जी अब मैं चंपा कली से कहूंगा कि यहाँ पर आए और 2 शब्द कहें। चंपा कली जी जिंदाबाद! कली जी जिंदाबाद! ए भैया सबको हमारी राम राम है भैया। भैया हम कब से बहुत दिनों से देख रहे हैं कि जिस सरकार की भावना भी जे कुत्ते की तरह बिल्कुल मर गई है और गहरी सोई हो गई है। तो भैया अब समय आ गया है कि हमें संसद की ओर चलना चाहिए भैया, और
बोलते जाके देश के सबसे बड़े मदारियों के सामने अपनो मजबा लगाने पड़े और जे के लाने हमें आंदोलन, भूख हड़ताल और सत्याग्रह करने पड़े तो हम वो भी कर हैं भैया हैं। और वे जो होती ना अपने गांधी बाबा, उन्हीं की बताई गेल पे चल के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने पड़े। बिल्कुल। तो चलो भैया सब संसद की ओर चलो। महंगाई की बात करे और करे जूता चप्पल लाल। महंगाई की बात करे और करे जूता चप्पल लाल। ये बोलते कब जज्बात करे और करे सुबह से रात। बोलते कब जज्बात करे और करे सुबह से रात। आओ रे भैया चले चले संसद को चले, आओ रे संसद को चले, आओ रे भैया चले चले संसद को चले, आओ रे संसद को चले, आओ रे भैया चले चले संसद को चले, आओ रे संसद को चले। आप सभी का संसद में स्वागत है। आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं जनता की एकमात्र प्रतिनिधि सभा का ध्यान देश की ज्वलन समस्या मरे हुए कुत्ते की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इसी संदर्भ में जनता के कुछ प्रश्न हैं। जी देखिए, क्योंकि ये मामला अदालत में विचाराधीन है, इसीलिए संसद में इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। अरे देखिए अध्यक्ष महोदय, देश की सबसे बड़ी जनशक्ति संसद है और सार्वजनिक हित में जरूरी है कि मरे हुए कुत्ते पर विचार किया जाए। आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, पर समय का ध्यान रखिए। मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि पिछले वर्ष भारत में कितने कुत्ते मरे, कितने निजी कुत्ते थे एवं कितने सरकारी, बताइए। और तो और मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि इनमें से कितने सरकार ने उठवाए, कितने जनता ने और कितने निजी मालिकों ने, और तो और कितने कुत्तों को चील कौवा ने अपना शिकार बनाया, बताइए। और मान्यवर, कुत्तों के सड़ने वाले स्थानों पर दूषित वातावरण के कारण कई बीमारियां फैली, वो भी बताइए। और बीमार लोगों के स्वास्थ्य संबंधी सरकार ने क्या उपाय कराए, बताइए। कितनी धनराशि खर्च की, वो बताइए। प्रदूषण से मरने वालों की जनसंख्या एवं बांटे जाने वाली धनराशि, बताइए। मान्यवर, कुत्तों के परिवार नियोजन पर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, बताइए। क्या किट, ये बात संसदीय कार्रवाई में नहीं लिखी जाएगी। हाँ अध्यक्ष महोदय, हम बताते हैं। पिछले वर्ष मरने वाले कुत्तों की संख्या 1 लाख थी और आंकड़ों के हिसाब से मरने वाले कुत्तों में के बाद 50,000 अपनी मौत मरे, 25,000 विभिन्न प्रकार की बीमारियों से और 25 को पागल होने के कारण मार दिया गया। और देखिए, मरने वाले कुत्तों में 50,000 आवारा थे, 25,000 सरकारी थे, 10,000 निजी थे और बाकियों के अभी आंकड़े प्राप्त नहीं है। लेकिन सरकार उनके बारे में जांच कर रही है। कर रही है। अरे बिल्कुल धन्नो बहन। हाँ, इनमें से 60,000 तो सरकार ने फेंकवाए हैं, 10,000 निजी मालिकों ने, 10,000 को चील का हुए खा गए जो भाई साहब आप बोल रहे थे, और 20,000 के मालिकों की अभी तलाश जारी है। जारी है। मान्यवर महोदय, उन स्थानों का पता लगाया जा रहा है जहां कुत्ता मरने से प्रदूषण फैलने की संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल, लगाया जा रहा है पता। कुत्ता मरने से जो प्रदूषण हुआ है, उससे भी किसी की भी मरने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बिल्कुल। और वैसे भी सरकार जो है वो कुत्तों पर परिवार नियोजन कानून लागू करने की विचार कर रही है। कर रही है। बिल्कुल। अरे
मरे हुए कुत्तों की समस्या शीघ्र सुलझाने हेतु सरकार ने कुत्ता कमीशन नियुक्त किया है, जो कि हर एक साल में अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर देगा, जिसके आधार पर सरकार कुत्ता मंत्रालय बनाने का भी विचार करेगी, जिनमें आप लोग सब अपनी अपनी जगह पर जाकर प्रस्तुत हो जाएं। चलिए जाइए। अब नागरिकों, देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिनमें से कई बाहरी समस्याएं तो कई आंतरिक समस्याएं। देश में जगह जगह तोड़फोड़ और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिनमें जरूर सत्ताधारियों का ही हाथ है, लेकिन हमारे देश की शांति प्रिय जनता ने देश में सांप्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में पूरी भूमिका निभाई है, और तो और अपनी अपनी न्यायपूर्ण मांगों को पूरा करने में भी गांधीवादी रास्तों को ही चुना है। लेकिन सत्ताधारियों ने देश की जनता को गुमराह करने के लिए और देश की जनता का ध्यान दूसरी ओर भटकाने के लिए एक हथकंडे का उपयोग किया और सड़क में कुत्तों को मारकर डाल दिया है। आंतरिक रूप से संबंधित कार्यालय को सूचित कर दिया है कि कुत्तों को वहां से किसी भी हालत में नहीं हटाया जाए। तो नागरिकों, देश की ज्वलंत समस्या तुम्हारे सामने ही है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी समस्या मरे हुए कुत्तों को उनकी जगह से सरकार द्वारा हटवाना। तो अब मैं अपने भाई चालू राम जी से कहूंगा, जो अभी अभी चीन से अच्छा रिश्ता बना कर आए, यहाँ पर आए और दो शब्द कहें। दो शब्द। भाई चालू राम जिंदाबाद, चालू राम जिंदाबाद। आए ओए क्या दो के केदा ये दो दादा ये चावल दाल ते जियते ओ बेरोदारी खाते खंडा दादा दिखाओ दिए खातो तेरा पेट्रोल हे महंगाई किसान खातो सेता खाता ते होतो ना लो ताकती दादा दादा के दादा ये रसगुल्ला नमस्कार, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बेरोजगार केंद्र है। अब आप होकर चंद जी से फर्जी समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में स्थिति शांत, मरे हुए कुत्ते संबंधित आंदोलन का 10वां दिन। कुत्ता मंत्रालय की स्थापना पर विचार। सरकार ने कुत्तों पर परिवार नियोजन कानून सख्ती से लागू करने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि कुत्तों की मौत में आतंकवादियों का हाथ है। देश के कई भागों में मरे हुए कुत्ते मिलने के समाचार। आज देश में मरे हुए कुत्ते के आंदोलन को लेकर संघर्ष में 20 लोग मारे गए और 200 घायल हुए। घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। आज संसद का विशेष अधिवेशन समाप्त हुआ। सरकार ने कुत्ता कमीशन नियुक्त करने की घोषणा की है। इस कमीशन की रिपोर्ट आने तक सरकार कुत्ता मंत्रालय की स्थापना पर भी विचार करेगी। मरे हुए कुत्तों से फैलने वाले प्रदूषण का पता लगाने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार को कुत्ते के मारे जाने में आतंकवादियों का हाथ और विदेशी शक्ति होने के संकेत मिले हैं। सेना को विभिन्न स्थानों पर सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। देश
देश के दंगाग्रस्त स्थानों पर दफा 144 लागू कर दी गई है। विशेष समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। दफा 144 20 मरे 200 घायल, आतंकवादियों का हाथ, विदेशी शक्ति, सरकार सख्ती से निपटेगी। मरा हुआ कुत्ता एक ज्वलंत समस्या। संसद में कुत्ता पुराण। कुत्ता मंत्रालय की स्थापना। संसद में कुत्तों पर चिंता। पिछले साल 24,000 कुत्ते सड़कों पर मरे। 10,000 कुत्तों को सरकार ने फिकवाया। कुत्ता दोस्त के दुश्मन, एक सवाल। मरे हुए कुत्ते ने सरकारी नींद हराम की। मुर्दा कुत्तों का आतंक। कुत्तों की मौत में विदेशियों का हाथ। कुत्तों का परिवहन नियोजन। कुत्तों की मौत में आतंकवादियों का हाथ। कुत्तों को लेकर गिरफ्तारियां। भूखहड़ताल का 8वां दिन। 90,000 कुत्तों को चील कौवे ने खाया। कुत्ता मालिकों की भूख हड़ताल। कुत्ता पालने पर भारी टैक्स। आज की ताजा खबर। समस्या कुछ नहीं होती, लगे हैं सभी सुलझाने। समस्या कुछ नहीं होती, लगे हैं सभी सुलझाने। ये जिस देश की हालत वही कुछ और दीवाने। ये जिस देश की हालत वही कुछ और दीवाने। जो ना अधिकार को समझे, जो ना हक अपना ही जाने। जो ना अधिकार को समझे, जो ना हक अपना ही जाने। भला है किसी मलिन का, भले है इसके अफसाने। भला है किसी मलिन का, भले है इसके अफसाने। चलो हम लेकर चलते हैं इन्हीं लोगों से मिलवाने। चलो हम लेकर चलते हैं इन्हीं लोगों से मिलवाने। चलो हम लेकर चलते हैं इन्हीं लोगों से मिलवाने। अरे भैया, अरे कुत्ता हटा क्या? अरे तो फिर बजाओ ना। कुत्ता सब पड़ा हुआ है बीच सड़क पर लोगों। कुत्ते के चाकर में सारे हरकत पर बच जाते हैं। कई दिनों से बंद पड़े हैं अपने कारोबार। कुत्ते के कारण ही भैया लोग यहाँ नहीं आते। भैया लोग यहाँ नहीं आते। भैया लोग यहाँ नहीं आते। राम राम भाई जी। अरे 20 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। मेरी भैंस भी बीमार पड़ी है। फिर भी बच्चे के हाथ से दूध भिजवाता रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पैसे नहीं मिले। अबे देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, तुझे कुछ पता ही नहीं है। वही तो। अरे ये तो पूरा ही जंगली है। वही तो। अरे सरकार की हवा टाइट है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वही तो। अरे भैया, सरकार इसकी आए या उसकी आए या किसी की भी आए, हमें उससे क्या है। हम तो अंग्रेजों के जमाने से दूध बेचने का काम कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी दूध बेचने का काम ही करेंगे। 20 दिन
से पूरे बाजार को साफ सूंघ गया है। वही तो सारा का सारा दूध वैसे का वैसा पड़ा है। वही तो। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? दिखता नहीं, कुत्ता मरा पड़ा है। हैं? क्या कहा? कुत्ता मरा पड़ा है? तभी तो मैं सोच रहा था कि इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। एक काम करो, दूध का डब्बा खाली करो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। अरे भैया जल्दी से जरा कोई एक लोटा पानी लेके आओ और साबुन लेके आओ, हाथ धोना है, हाथ गंदे हो गए। अरे अरे तुमसे बदबू आ रही थी और तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा। क्या बताऊं भैया, मेरी तो तबीयत खराब है, मेरी भैंस भी बीमार पड़ी है और ये ससुरे डॉक्टर जो है 20 दिन से हड़ताल पर है। पता नहीं अब मेरी भैंस का क्या होगा, दिन पे दिन उसकी हालत खराब ही होती जा रही है। चलो अच्छा मैं चलता हूँ। अरे रुक तो यार, तूने तो कमाल कर दिया। हाँ? क्या कर दिया? अरे जो काम हम नहीं कर सके, सरकार नहीं कर सकी, वो काम गोपी ने कर दिया। भैया देखो हम तो करते हैं कहानी, हम तो देखो हम
शहर के बीच में गुरंदी में एक लक्ष्मी टॉकीज हुआ करती थी। उसका जो एडवर्टाइजमेंट होता था फिल्म में, चाहे कोई भी हो, चाहे धार्मिक हो तो रोमांच की हो, उसमें लिखा रहता था फास्ट एक्शन रोमांच, रोमांस, मार धाड़, प्यार के बेहतरीन संगीत नृत्य से सजी हुई फिल्म रोजाना 12, 3, 6 व 9 बजे बच्चों को अवश्य लेके आए। सारी फिल्मों में ये रहता था। वो हर फिल्म में मसाला बनाते थे, मगर ये सच्चे अर्थों में कंप्लीट नाटक था। इसमें सारे मसाले मौजूद थे। आप सबके पुराने एल्बमों में कुछ पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर कलर की नेगेटिव से निकली हुई फोटो मौजूद होंगी, जिसमें आप लोग दाढ़ी मूछ लगाए हुए खड़े होंगे, अपने नातियों को, अपने बच्चों को बताते होंगे ये वो पहला नाटक था जिसमें मैं राजा बना था, जिसमें शेर बना था, मैं सिकंदर बना था, मैं कौआ बना था। उस नाटक को गली मोहल्ले के चौबारे के किसी स्टेज पे कभी खेला गया होगा, उसको समय बहुत मामूली समझा हो गया। मगर आपसे मैं पूछता हूँ, आपके लिए वो करोड़ों और अरबों रुपए की दौलत है जिसमें आपकी इतनी सारी यादें जमा हैं। आज ऐसी अरबों रुपए की यादों की दौलत हमने यहाँ पर बिखराई है, जो इनके साथ जिंदगी भर चलेगी। मंच पर जिन लोगों ने इस प्रस्तुति को जीवंत बनाने में अपना सहयोग किया था, कहानी सत्यनारायण सारू, नाट्य रूपांतरण हफीज खान साहब, प्रकाश संचालन विवेक पांडे, हमारे विवेचना रंगमंडल के वरिष्ठ निर्देशक, हारमोनियम पे आकर्ष जैन, ताल वाद्य अर्णव पारे, परकशन पर हमारे विवेचना रंगमंडल के एक और वरिष्ठ साथी संतोष राजपूत, गायन मंडली में थे ईवान खान और रंगमंडल के एक और वरिष्ठ साथी मनीष और दूसरे हमारे एक और वरिष्ठ साथी संतोष। कला निर्देशन आयुष राठौर, आयुष है, रूप सज्जा मनीष तिवारी, ईवान खान और विवेचना रंगमंडल के एक और प्रतिभाशाली कलाकार जो देश दुनिया में अपना नाम फैला रहे हैं और रंगमंच से रोटी कमा रहे हैं और रंगमंच को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, प्रवीण नामदेव। मैं उन्हें ससम्मान यहां पर मंच पर बुला रहा हूं। ये इनके आधार कार्ड के हिसाब से इनका पता श्रीधाम है, गोटेगांव कहलाते हैं ये, और अरुण पांडे जी के बहुत ही प्रिय शिष्यों में से एक हैं ये प्रवीण नामदेव। कभी कभी मैं इनको प्र नामदेव यानी प्रणामदेव भी बोला करता हूं। इनके साथ सबसे बड़ी अच्छी चीज है, ये एक वासंती हवा, खूबसूरत हवा के झोंके से कहीं भी नाटक हो जाता है, ये वहां प्रकट हो जाते हैं जिन्न की तरह और अपनी सेवाएं देते हैं। वेशभूषा अंशिका, प्रियांशु, आयुष्मान, मंच सामग्री दिव्यांश, शितांशु, अंशिका और पूर्णिमा, प्रबंधन संतोष राजपूत, प्रचार प्रसार विक्की तिवारी, मयंक रावत, अभ्यास में जिन्होंने सहायक की भूमिका निभाई है विवेक पांडेय, अंशिका सालवार, पूर्णिमा सिंह, विशेष सहयोग है दिलीप झाड़े, राजेश वर्मा, आशीष वाल्मीकि, आदरणीय कार्तिक नामदेव और राहुल गुप्ता का, और हमेशा की तरह हम सब लोगों को प्रेरणा दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ, मार्गदर्शक आदरणीय अरुण पांडे जी, आदरणीय नवीन चौबे जी, आदरणीय तपन बैनर्जी साहब, प्रगति पांडे, विवेक पांडे, विशेष आभार अशोक हॉल स्कूल, अहिंसा चौक, विजयनगर, जबलपुर, और मंच पर जो लोग थे उनका परिचय वो खुद ही आपको देंगे। ये माइक एक एक कर उनके पास जाएगा और आपको उनका परिचय मिलता जाएगा। धैर्य बना के रखें, थोड़ी बात हम लोग इस नाटक के बाद करेंगे, इस जिम्मेदारी में आप सभी लोग शामिल हैं। तो ये मंच इन रंगवीरों के नाम। नमस्कार। सभी लोग माइक को मुंह के पास ले जाके बोलना, और अंकित मैम नहीं, ऐसे जल्दी से नहीं बोलना, आराम से बोलना, ये भी एक क्लास चल रही है। नमस्कार, मैं पूर्णिमा सिंह। नमस्कार, मैं अथर्व शुक्ला। नमस्कार, मैं विधान सिंह। नमस्ते, मैं कनुषा चौधरी।
नमस्ते, मैं सानवी चौहान। नमस्कार, मेरा नाम है राधा रवि। नमस्कार, मैं आर्या पांडे। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता चौहान। नमस्कार, मैं अंशिका सालवार। अंशिका। नमस्कार, मैं भूपेंद्र दाहिया। नमस्कार, मैं देव्यांश चौधरी। सभी को नमस्कार, मैं सतांशु पाल। नमस्ते, मेरा नाम प्रियांशु पाल है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान शर्मा है। नमस्कार, मेरा नाम कविता सिंह है। नमस्ते, मैं मनीष तिवारी। कुछ संयोग बताता हूं। ये जो विधान है, इनकी माता जी का इस नाटक में बहुत सहयोग रहा है, वो है कविता सिंह जी। ये माता पुत्र की जोड़ी थी। और ये एक प्यारी बिटिया है सानवी, इसकी माता जी का भी बहुत योगदान है, वो डॉक्टर संगीता चौहान है। और ये जो संगीता चौहान है और ये कविता सिंह जी हैं, ये सहोदरा यानी बहनें हैं। पूरे पूरे परिवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये रंगमंच की बहुत बड़ी ताकत है। पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों का वहां मन लगता है, बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स जाने नहीं देते। यहां देखिए कि पूरा का पूरा परिवार यहां मौजूद है। और इस सब के सूत्रधार, जिसने इस पूरी कृति को रचा, अपना समय समर्पण देकर दिल्ली से पधारे युवा निर्देशक इवान खान। मैं इवान खान से गुजारिश करूंगा कि उनके जो भी अनुभव रहे हैं यहां पर, वो यहां सेंटर स्टेज में आकर हम लोगों को बताएं। सभी तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती पल निकाल के हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबसे पहले तो। और जब मेरे पास कॉल आया, मैं दिल्ली में था, मैं काम कर रहा था, तो मैं बहुत एक्चुअल में बिज़ी था उस टाइम पे, एनएसजी के साथ काम कर रहा था और मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ऐसी भाग दौड़ की ज़िंदगी दिल्ली बहुत भगाती है, जानबूझ के भी भगाती है। तो मैं सुकून ढूंढ रहा था, तो अचानक सर का फ़ोन आया और सर की जो वाचिक अभिनय है, वाचिक क्षमता है, वो ऐसी है कि मैं ना बोलना चाह रहा था कि सर मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं अगले महीने देखता हूँ, पर सर ने पता नहीं फ़ोन पे हाँ बुलवा दिया। और मैं फ़ोन रख के सोच रहा हूँ अरे ये क्या हुआ। फिर मैं ट्रेन में बैठ गया डरते डरते कि कैसा होगा जबलपुर। मेरे पिता बहुत साल पहले यहाँ पर आए थे, उनकी कहानियाँ सुनी थी जबलपुर के लोगों को लेके, यहाँ के घाटों को लेके। तो मैं बहुत फैसिनेट था कि हाँ एक पल आएगा कभी ज़िंदगी का, मैं जाऊँगा, घूमूंगा, देखूंगा क्या है। काम तो होता रहता है, पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे नहीं लगा कि मैं कहीं और आया हूँ, मुझे लगा मैं अपने घर ही आया हूँ। जिस तरीके से हॉस्पिटैलिटी मिली, नॉट ओनली फ्रॉम माई ग्रुप, माई डायरेक्टर्स, बट जिस तरह के लोग मिले, मुस्कुराकर सुबह होती है और मुस्कुराकर उनकी रात होती है। जिस तरीके से शांत स्वभाव के साथ यहाँ का वातावरण है, पीसफुलनेस है, साफ़ सुथरापन है, और मतलब मैं फ़ैन हो गया। बच्चों के साथ तो मतलब मेरी ज़िंदगी बीती रही है, पर बच्चों ने जिस तरीके से अपनी कहानियाँ बताई, हमारी एक एग्जीबिशन बाहर लगी है, आप देखिएगा, बच्चे जो कुछ आपसे कहना चाहते नहीं कह पाते, उन्होंने वो बयां किया है, अपना दुख सुख, अपनी परेशानियाँ। तो ज़रूर 2 मिनट का समय निकाल के आप पढ़िएगा। तो वो कहानियाँ मेरे पास लेकर आए, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने अपनी स्टोरीज़ मुझे सुनाई। मुझे जब पता चला कि इतने खूबसूरत लोग हैं और इतने प्यारे लोग हैं, तो हमने प्लान्स बनाए। हम चोरी छुपे जाते, हम गौरी घाट जाते, बेड़ा घाट जाते, बताते सर ये देखो, सर ये देखो, ये ऐसा है, वो वैसा है। हम एक परिवार की तरह रहे। और कल मैं निकल जाऊंगा वापस दिल्ली के लिए, पर मैं बहुत भारी दिल लेके आया हूँ और दिल लेके जा रहा हूँ कि अब फिर पता नहीं कब मेरा आना होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हॉल बहुत बेशकीमती है, इसमें
आदरणीय सीताराम सोनी जी बैठे हैं, पंकज स्वामी हैं, शिप्रा सुल्लेरे जी हैं, कार्तिक बनर्जी साहब हैं, राजीव शुक्ला जी हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, हमारे निर्देशक हमारे गुरु नवीन चौबे जी हैं, भारती जी थी, अभी शायद भारती जी हैं, और इरफान दादा, ये सारे लोग हैं, राकेश कुरेले को मैं देख पा रहा हूं, और आप सभी लोग, इन बच्चों के लिए ये बहुत कीमती शाम है। इन सभी को हमें आशीर्वाद देना है, इनके प्रतिनिधि के तौर पे आप सभी लोग कीमती हैं। मैं बड़े विनय के साथ निवेदन कर रहा हूं आदरणीय इरफान दादा से, आदरणीय भारती जी से, कि कृपया वे मंच पर आए। विवेक श्रीवास्तव जी, राजीव जी कृपया मंच पर आए। नवीन दादा प्लीज इनके साथ मंच पर आए। हम इन लोगों को सर्टिफिकेट देंगे और आप लोगों की दो बातें निश्चित तौर पर इनका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ाएंगी। आदरणीय इरफान दादा, भारती जी, बहुत ही शानदार स्कूल है हमारे जबलपुर में। आदरणीय सीताराम सोनी जी, मैं आदर के साथ उन्हें भी आवाज दे रहा हूं। आदरणीय सीताराम जी प्लीज मंच पर आए। मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि वो जो सर्टिफिकेट्स हैं, संतोष जी आप यहां आए, अपन मिलकर इन्हें देना शुरू करते हैं। सर, बच्चों जिसका नाम लिया जाएगा, दादा यहां ले आते हैं। भूपेंद्र दाहिया, कनुषा चौधरी, प्रियांशु पाल, डॉक्टर संगीता गौतम, विधान सिंह, अंशिका सालवार, अर्णव पारे, आर्या पांडे, आयुष्मान शर्मा, ये वही छोटा बच्चा है जिसके बारे में शुरू में बात चल रही थी। दिव्यांश चौधरी, जब तक दिव्यांश आ रहे हैं तब तक कविता सिंह, पूर्णिमा सिंह, इरफान दादा, पूर्णिमा ने उर्दू का बाकायदा कोर्स किया है, ये बहुत अच्छी शायरा है, और ये केवल शायरा नहीं है, ये उर्दू के जो व्याकरण के नियम कानून उन सब में भी, गजल, नज्म, रुबाई सब में बहुत दक्ष है। आप इसे सुनिएगा, इसका आशीर्वाद दीजिएगा। क्या बात। सानवी चौहान, शीतांशु पाल, यश श्रीवास नहीं है, आकर्ष जैन, आराध्या रवि, कोलगेट का छोटा पैकेट, हमारे वरिष्ठ साथी मनीष तिवारी, तो पारितोषिक का यह सिलसिला यहां पर समाप्त होता है। हमारे गणमान्य अतिथियों से मैं कहूंगा कि आप सभी लोग दो दो तीन तीन लाइन, कुछ कुछ शब्द जल्दी जल्दी जरूर सुनाएं। सबके लिए, हमारा ये सबका सुनना बहुत कीमती है। दादा, यकीनी तौर पर आज का ये आयोजन आपको अच्छा लगा होगा। बच्चों की प्रस्तुति
लाया हूँ कहकहों में छुपा कर गमे हयात, दुनिया समझ रही है अदाकार हम भी हैं, आज से आप भी अदाकार हो गए। मुझे लगता है कि इन बच्चों के साथ जो आप काम कर रहे हैं वो पीढ़ी के लिए आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत मूल्यवान आपका ये इनपुट है जो आप इनमें डाल रहे हैं, इनके साथ जो आप समय दे रहे हैं, और इनके थ्रू, इनके द्वारा ये जो रंग संस्कार आगे तक जाएंगे, ये दुनिया को और बेहतर बनाने में इन लोगों के माध्यम से कुछ काम आएंगे। और इन सब के लिए, इनकी एनर्जी के लिए, इनके डायनामिक अप्रोच के लिए, सबके लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैं BHU से पढ़कर 1978 में जबलपुर आया और 1979 में नाता जुड़ गया। करीब 45-46 साल हो गए। अरुण पांडे बिल्कुल दुबले पतले शरहरे नौजवान उस समय हुआ करते थे और हम सब लोग, मैं भी दुबला पतला हुआ करता था। तो बहरहाल एक लंबी यात्रा ये रही है और मेरा धन्यवाद, अभिनंदन, साधुवाद विवेचना के मौजूदा नेतृत्व को इसके लिए कि उन्होंने इस काम को किया। पर साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब ये नए साथी आते हैं तो आपसे तो ये लेते ही हैं पर हमको दे भी जाते हैं। जो नए आते हैं वो हमें नया बना जाते हैं और ये नया बनना बहुत ज़रूरी है। यह सिलसिला चलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे लोगों का अभिनय देख करके हृदय बहुत खुशी से भर गया। क्या बात है, इतनी देर तक दर्शकों को बांधे रहना बहुत मुश्किल है, जो बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से निभाया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आज के नाटक के बारे में तो ये बात कहूँगी कि परसाई जी की नगरी को उन्होंने धन्य किया। जो उन्होंने सटायर यहाँ व्यक्त किया इस नाटक के माध्यम से, वो सटायर, उस सटायर की ज़रूरत इस पूरी दुनिया को है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों ने उसे सिर्फ हास्य के तरह नहीं लिया होगा, उस व्यंग को भी समझा होगा जिस सिस्टम की बात इस नाटक में कही गई है। और ये नाटक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आज के सिस्टम पर सवाल उठाता है। दूसरी बात कि जिस तरीके से उसे अभिनीत किया गया, ये बच्चों, इतना कॉम्पैक्ट था वो नाटक पूरा, कहीं कोई बिखराव नहीं था, कहीं कुछ अलग नहीं हो रहा था कि हमको लगे अब इसके बाद क्या होगा, अब कब ख़त्म होगा, हम रास्ता देखें। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अनवरत, एकदम तेज़ी से दृश्य बदलते रहे, उसी हिसाब से म्यूज़िक चलता रहा और उसी हिसाब से बच्चों ने जितने लंबे लंबे डायलॉग बोले और बाकायदा पूरे आत्मविश्वास से बोले, अभिनय के साथ बोले, तो आप सबको साधुवाद। और तीसरी बात में विवेचना के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है कि विवेचना की इतनी लंबी, मतलब कि बुज़ुर्ग होती जो विवेचना है, उसका जो यौवन है वो इन्हीं बच्चों ने बना कर रखा है। और उसके जो राजीव दा ने बोला कि नए साथी आते हैं तो नयापन आता है, निश्चय ही वही नयापन आज विवेचना को स्थिर रखे हुए है। और वो नयापन तभी तक बना रहेगा जब तक ये नए लोग उसके साथ जुड़ते रहेंगे। परंतु विवेचना यदि आज है तो विवेचना के पीछे अरुण पांडे, बांके बिहारी जी, सोनी जी, नवीन चौबे जी यदि खड़े हैं तो उनके पीछे माया, मीना और छाया भी खड़ी हुई हैं। इसलिए विवेचना है तो विवेचना के पास में खड़ी वो स्त्रियां भी हैं, मैं उनको भी सलाम करती हूँ। राजीव भाई ने कहा कि नए लोग आते हैं तो हमें भी नया कर जाते हैं। सच बात है। और मैं तो हमेशा जब भी कोई बाहर से हमारे यहाँ आता है वर्कशॉप लेने, मैं पूरी वर्कशॉप अटेंड करता हूँ और बहुत ही शिद्दत के साथ उस वर्कशॉप में जो कुछ सिखाया जाता है उसको उससे सीखता हूँ। भले ही वो सिखाने वाला मुझसे बहुत छोटा हो उम्र में, अनुभव में, लेकिन मैं उससे भी कुछ सीखता हूँ। जो नए लोग आते हैं उनसे भी हम कुछ नया सीखते हैं। और मैं ही नहीं, ये विवेचना रंगमंडल की परंपरा रही है। हम सारे सीनियर्स आज इसीलिए हमारे पास सेकंड लाइन और थर्ड लाइन है, क्योंकि हम
ने हमेशा अपने बाद की पीढ़ी को पूरा मौका दिया है आगे बढ़ने का। इस बार ज़रूर मेरे साथ थोड़ी सी परेशानी हुई कि मेरा आँख का ऑपरेशन था और ये पूरा वर्कशॉप में अटेंड नहीं कर पाया। कल पहली बार घर से निकला और आज नाटक देखा, और नाटक इतना कॉम्पैक्ट, इतना शानदार। कल थोड़ा सा देखा था रिहर्सल में, तब पता लगा 50 मिनट इसका ड्यूरेशन है, लेकिन आज जब वो शुरू हुआ तो 45 मिनट में ख़त्म हो गया, एकदम टाइट। मज़ा आ गया। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। इवान, तुम्हें ख़ास तौर से बधाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया हमारे बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच इवान फॉर कमिंग। भारती जी, इसके निर्देशकीय में इवान ने लिखा था, 1 महीना तक आयोजित इस कार्यशाला में इस नाटक की प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प रही है। हरिशंकर परसाई के जबलपुर में नन्हे बच्चों की विचारधाराएं भी परसाई से मेल खाती हैं। तो ये खूबसूरत सांझ एक नई शुरुआत के साथ खत्म हो रही है। मैं सारे अपने युवा साथियों से, इन बच्चों से निवेदन करूंगा कि सारे स्टेज पर आकर सज जाएं। अब जल्दी से अपनी एक ग्रुप फोटो होगी और आप लोग अपना प्यार स्नेह हमें ऐसे ही देते रहें। हम लोग जून माह में फिर से एक वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं, वो थोड़े से हायर लेवल की रहने वाली है। उसके लिए हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करेंगे। आप लोग ऐसे ही अपना